हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम यहाँ पर टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। ठीक है, टॉर्क जिसे हम क्या करते हैं, बलाघूर्ण का नाम देते हैं। तो व्हाट इज टॉर्क? जनरली अगर हम टॉर्क की बात करें तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोई सस्पेंडेड बॉडी है और सस्पेंडेड बॉडी को हम किसी एक्सिस के अबाउट एक फोर्स लगाकर रोटेट कराना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया है, ठीक है, और इसको हम क्या कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया वेक्टर एफ, और उस फोर्स और इसके सेंटर से जो दूरी थी वो आर है। तो इस एक्सिस को हम क्या कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से रोटेशन इसमें होगा। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास डोर है, और आपको पता है डोर जो है वो हिंज से जुड़ा होता है। हिंज मतलब कब्जा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं, और यहाँ पे उसको खींचने के लिए ये हिंजेस हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे खींचने के लिए हैंडल लगा हुआ है। यहाँ से आप इसको जब ओपन करेंगे तो ऐसे समय में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी कहाँ पर, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये हुआ एक्सिस जिसके अबाउट इसको क्या करना है, खुलना है, बंद होना है, खुलना है, बंद होना है। तो एक्सिस कौन सी हो गई, ये हिंज वाली एक्सिस हो गई। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, और इसी के थ्रू हम हमेशा क्या निकालते हैं, टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ध्यान रखिएगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टाउ, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि इफ आप पिवोटेड या हिंज्ड, हिंज्ड का मतलब होता है कब्जा लगा हुआ। ये जो बॉडी है ये कैसा है, हिंज्ड है, ठीक है, और ये जो है यानी कि जो पहिया होता है वो किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, पिवोटेड होता है। ठीक है, तो ये पिवोटेड है, ये कैसा है, पिवोटेड। तो हम दोनों तरीके की बात करेंगे, पिवोटेड, हिंज्ड या सस्पेंडेड बॉडी। ठीक है, तीन तरीके का, एक हो गया पिवोटेड, दूसरा हो गया हिंज्ड, या फिर सस्पेंडेड बॉडी हमारे पास है। ठीक है, और सस्पेंडेड बॉडी, ये तीनों चीजें हैं, इनको हम रोटेट कराते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सस्पेंडेड बॉडी आर टेंड्स टू rotate on applying a force। ठीक है, इसको हम क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, क्या अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टॉर्क का नाम देते हैं। तो इसे किसका नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स का भी नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसे हम कहते हैं। तो सिंपली अगर हम एक लाइन में बोले तो वो है, इफ अ पिवोटेड, हिंज्ड और सस्पेंडेड बॉडी टेंड्स टू रोटेट under the action of a force, it is said to be acted upon by a torque or the turning effect of a force about the axis of rotation called moment of force or torque of the about the axis due to the force। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब टॉर्क क्या है, टॉर्क है जब भी कभी हम किसी ऐसे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं जो किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स हो, तो उस पर जो रोटेटिंग इफेक्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉर्क का नाम देते हैं।
ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, आप देख रहे हैं टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के बराबर यहाँ पे दिखाया गया है। कितना दिखाया गया है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के। यानी कि सपोज दैट यहाँ पे एक फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो इस फोर्स से और यहाँ इसके एक्सिस और दूसरे फोर्स के बीच की जो दूरी है वो आर है, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, ओपन करें, तो आर एफ साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आर एफ साइन थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, यहाँ पे क्या है, वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच का क्या है, एंगल होता है। क्लियर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, और पॉइंट्स क्या हैं ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं। टॉर्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है आपको। टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ आपने देखा, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो जो टॉर्क है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहला ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर होने के साथ साथ इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एंड वेक्टर एफ, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, और हमेशा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि सपोज दैट कुछ इस तरीके का फोर्स अप्लाई होता है। ये आपका क्या था, यहाँ पे मान लेते हैं ये दरवाजा है, डोर है, और उस डोर पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ये एक्सिस है जिसके अबाउट इसको रोटेट करना है। फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं और इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं ताकि हम इसको खींच रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ लगा रहे हैं। तो ऐसे समय में यहाँ से एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो कितने एंगल का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, तो टाउ इक्वल टू आर एफ के बराबर यहाँ पे मिलता है। क्लियर, एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन कैसा होता है ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। यानी कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ को कंटेन करने वाले प्लेन के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होता है। और जो इसका हम डायरेक्शन देते हैं वो आपको बताया था राइट हैंड रूल से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, राइट हैंड रूल से दिया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, यहीं पे अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको चाहिए तो थीटा शुड भी कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो जा करके टाउ इक्वल टू आर एफ के बराबर मिलेगा। टाउ किसके बराबर मिलेगा, आर एफ के बराबर मिलेगा। यानी कि वेक्टर एफ शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, वेक्टर एफ परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। वहीं पे टाउ यानी कि मिनिमम टार्क कब मिलेगा, मिनिमम टार्क तब मिलेगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगी। तो आर इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी टाउ इक्वल टू फिर कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि वेक्टर एफ एंड वेक्टर आर आर कोलिनियर, एक दूसरे से कैसे हैं, कोलिनियर होते हैं। वेक्टर एफ एंड वेक्टर आर आर कोलिनियर है, तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू 0 होगी। तो मिनिमम टॉर्क कब मिल रहा है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री है। और यहीं पे अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी यूनिट की बात करें तो टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। आपको पता है
फोर्स है, डिस्टेंस है, तो न्यूटन और मीटर। टार्क की यूनिट क्या होती है? यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट यहाँ पे क्या है? न्यूटन मीटर। यूनिट का बहुत ही ज़्यादा रोल है हर एक क्वांटिटी के लिए, तो यूनिट जरूर आप लगाइए, क्योंकि एग्जाम्स में यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट किसका क्या था। ठीक है, तो यूनिट क्या है यहाँ पे? वो है न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपको पता है? डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें तो ml t-2 अपॉन l mt माइनस कितना मिलेगा यहाँ पे? ml स्क्वायर t-2 के बराबर आपको यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा, जो कि वर्क के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के कुछ फार्मूले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और ट्रांसलेटरी मोशन, हमारा जो चैप्टर है वो रोटेशनल मोशन से है, यानी कि इससे मोशन, इससे मतलब है। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, यहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a के बराबर होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यहीं पे वर्क की अगर बात करें तो रोटेटरी मोशन में जो वर्क निकाला जाता है W, वर्क जो निकलता है वो निकलता है वेक्टर टाउ इंटू वेक्टर डी थीटा, वेक्टर टाउ इंटू वेक्टर डी थीटा। और यहीं पे जब भी कभी ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क निकलता है तो ये निकलता है वेक्टर F इंटू यहाँ पे वेक्टर डी आर, वेक्टर F इंटू वेक्टर डी आर या वेक्टर डी एस के फॉर्म में निकलता है। पावर की अगर बात करें तो पावर का जो फॉर्मूला है वो है वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर ओमेगा। ठीक है, वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर ओमेगा। और यहीं पे अगर हम पावर की फॉर्मूला देखें तो ऐसे केस में पावर P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V आपको मिलता है। और लास्ट यहाँ पे अगर है वो है टॉर्क, तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे वेक्टर टाउ से डिनोट करते हैं तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर dl अपॉन dt। ठीक है, ये आपका क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को टाउ से डिनोट करते हैं। और यहीं पे फोर्स की भी बात करेंगे तो फोर्स यहाँ पे किससे रिलेटेड है? वेक्टर F इक्वल टू वो है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। यानी कि टॉर्क है तो इधर आप किससे कंपेयर कर रहे हो? फोर्स से कंपेयर करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रोटेटरी मोशन में टॉर्क है तो ट्रांसलेटरी मोशन में उसको कंपेयर किससे करना है? फोर्स से करना है। वर्क है तो वहीं पे वर्क यहाँ भी होगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे वर्क इससे और डी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाता है, यहाँ पे फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाता है। आर की जगह आप ds भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावर टाउ और ओमेगा के केस में है यहाँ पावर फोर्स और वेलोसिटी, यानी कि ध्यान रखिए ये क्या है? टॉर्क, यहाँ क्या है? फोर्स, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ लीनियर वेलोसिटी है। ठीक, टॉर्क के केस में एंगुलर मोमेंटम का रेट निकलता है और फोर्स के केस में लीनियर मोमेंटम का रेट निकलता है। यानी कि रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से किस तरीके से संबद्ध है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ अगले पॉइंट पर चलते हैं और वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम।
जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, कोणीय संवेग का नाम देते हैं। तो द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, यानी कि द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसे हम किससे लिखते हैं, वेक्टर पी से। आपको पता है लीनियर मोमेंटम, अभी जस्ट मैंने लिखा था रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम फोर्स लिखते हैं। तो द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ अ बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वेक्टर p क्या हो, लीनियर मोमेंटम हो, और वेक्टर r पोजीशन वेक्टर हो, तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ध्यान रखिएगा, वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, यानी कि L इक्वल टू, इसे हम RP साइन फाई भी लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से। सपोज दैट, ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं ये प्लेन है और इस प्लेन में यहाँ पे हमने ये दिखाया वेक्टर p, ये वेक्टर r है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो ये होगा वेक्टर l, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको, वेक्टर l मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे रोटेशन की जो एक्सिस है वो ऐसे है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, जैसे फोर्स का मोमेंट, तो वेक्टर F और वेक्टर R, ये हो गया फोर्स का मोमेंट, जिसे टाउ से डिनोट करते हो। ठीक है, यानी कि इसको वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F के फॉर्म में लिखते हो और इसी को वेक्टर टाउ के फॉर्म में लिख देते हो, ये आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, सॉरी, टार्क का फॉर्मूला होता है, टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते होते हैं, फोर्स को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। सेम ऐसे लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालना है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम को आप किससे, वेक्टर R से क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पे होगा वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, या फिर हम इसको जूल सेकेंड के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, जूल सेकेंड के नाम से जानते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-1, ml2t-1 इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और ये जो वैल्यू है ये h के सिमिलर होता है, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट के सिमिलर होता है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि df की जो वैल्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या है, सिमिलर होती है। क्लियर, चलिए यहीं पे ये तो बात हो गई वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू RP साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन यहाँ पे वो है वेक्टर R एंड वेक्टर P। वेक्टर R और वेक्टर P के बीच का एंगल है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वो है आपका थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जो L की वैल्यू वो मैक्सिमम कब होगी, चलिए देखते हैं। मैक्सिमम तो कब होगी, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो L इक्वल टू R इंटू P, P का फॉर्मूला होता है M इंटू V, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से L का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा MVR, L का फॉर्मूला मिला MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू
रेडियस यानी कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। यहीं पे मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा तब जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगी, यानी कि L इक्वल टू तब कितना मिलेगा आपको 0। मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 180 डिग्री होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कब हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर होती है। क्लियर, चलिए तो ये तो बात होगी। यहीं पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन वो क्या है, L इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला है और वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। L इक्वल टू किसके बराबर है, आई ओमेगा के बराबर यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर L इक्वल टू आई आपका टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर ओमेगा, ऐसे फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अब हम बात करेंगे वो है एंगुलर इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम के अंतर्गत ही एंगुलर इम्पल्स की बात कर लें तो एंगुलर इम्पल्स जो होता है वो बराबर होता है आपके किसके, यहाँ पर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। इसको हम J से डिनोट करते हैं और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस ये जो वैल्यू है बराबर होती है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है। यानी कि वेक्टर J इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि डेल्टा L वेक्टर फॉर्म के बराबर होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जैसा कि आपको पता है वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर dl अपॉन dt। और ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन अगर आप लगाते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर dl अपॉन dt के बराबर होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी पार्टिकल पर कितना हो, 0 हो, ठीक है। इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज 0 देन टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे समय टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेक्टर L अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि टाउ की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इस ऐसे समय में L की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, कांस्टेंट हो जाती है। L की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और L की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या है कि L इक्वल टू L1, L2, L3 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ कहते हैं। यानी कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जो है रोटेशनल मोशन के लिए लगाना है। जैसा कि आपने सेकंड लॉ यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पढ़ा है, और होता है फोर्स इक्वल टू होता है dp/dt, चेंज इन लीनियर मोमेंटम रेट के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे टाउ रखना है और यहाँ पे आपको एल रखना है, ठीक है। तो बस ये हो गया किसका, रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिखाना है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाए, 0, तो ऐसे समय में टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। रीजन क्या है, वेक्टर टाउ इक्वल टू आपने पढ़ा है, होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर है। तो अगर ये वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ साथ टाउ अगर 0 है तो ये वैल्यू पूरी dl/dt 0 के बराबर। आपको पता है डिफरेंशिएशन का अगर 0 करें तो यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो L कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर L कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L का एक फॉर्मूला है जो कि आप जानते हो, L इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर L कांस्टेंट है तो I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर L यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो I विल बी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग है वो है वर्क, एनर्जी, पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी। वर्क, एनर्जी, पावर फॉर रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। चलिए वर्क की अगर बात करें तो रोटेटिंग बॉडी के लिए वर्क जो होता है पहला वो होता है वेक्टर टाउ इंटू डी थीटा। कितना होता है, वेक्टर टाउ इंटू डी थीटा। ये क्या होता है, वर्क डन होता है किसके लिए, ड्यू टू टॉर्क ऑन द बॉडी। ये होता है वर्क डन किसमें, रोटेटिंग बॉडी के लिए यहाँ पे देखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पे वो है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि रोटेटिंग बॉडी में कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो द एनर्जी विच अ बॉडी हैज बाई वर्चू ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके 3 यहाँ पे वैल्यूज हम बताएंगे, वो कौन कौन से हैं। पहला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हम के आर लिख देते हैं, इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। या फिर हाफ इसके साथ साथ एल ओमेगा, और इसी के साथ साथ अगला है वो है हाफ एल स्क्वायर आई। ये 3 तरीके के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वो भी कैसे हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहीं पे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, वो होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए देखें, ये तो रोटेशनल था, यहीं पे ट्रांसलेटरी अगर देखें तो ट्रांसलेटरी के फॉर्म में आपको हाफ एम बी स्क्वायर मिलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अगला है वो हो जाएगा हाफ
पी वी हो जाता है, ठीक है, हाफ पी वी। और यहीं पे अगला है और वो है 1/2 पी अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एम के बराबर। यानी कि आई को m से रिप्लेस करना होता है, ओमेगा को v से रिप्लेस करना होता है और l को p से रिप्लेस करना होता है। तो ऐसे समय में आपको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाती है। यहीं पे पावर की अगर हम बात करें तो पावर नेक्स्ट है थर्ड, वो है यहाँ पे पावर। ठीक है, पावर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, आई ओमेगा अल्फा पावर इक्वल टू क्या मिलता है, आई ओमेगा अल्फा। और इसे हम पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा के बराबर होता है। तो पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ पावर को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर टाउ वेक्टर ओमेगा भी लिख सकते हैं। वेक्टर टाउ वेक्टर ओमेगा के फॉर्म में हम पावर को लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ बॉडीज के हम यहाँ पे फिर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बॉडीज हैं जिनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जानना जरूरी होता है। जैसे कि सिलिंड्रिकल सेल हो गया। सिलिंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो सिलेंडर और सिलिंड्रिकल सेल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलिंड्रिकल सेल का हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। और उसी के साथ साथ ये चैप्टर आपका ये टॉपिक रोटेशनल मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ और बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, जैसे कि सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का देखेंगे। सिलिंड्रिकल सेल के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस पहला है, वो है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी कि अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये सब मैं आपको एक्सिस और टेंजेंशियल सब बता चुका हूँ, तो सीधे सीधे मैं वैल्यू लिखूंगा, वो कितना है mr, ठीक है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस अगर देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पे mr स्क्वायर हो जाएगा। सिलिंड्रिकल सेल के लिए हमेशा कितना होगा, mr स्क्वायर होगा। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सिस। देखें टेंजेंशियल एक्सिस यानी कि सपोज दैट सिलिंड्रिकल सेल है, उसके टेंजेंशियल एक्सिस यानी कि टेंजेंट पे हम देख रहे हैं, तो ये होता है 2mr स्क्वायर। कितना होता है, 2mr स्क्वायर। रीजन क्या है चलिए बता देते हैं, इसका कुछ रीजन भी बता देते हैं कैसे mr स्क्वायर और कैसे 2mr स्क्वायर है। दिस इज द सिलिंड्रिकल सेल, और अगर एक्सिस से होके जा रहा है तो ये होगा इसका r। तो मान लेते हैं टोटल मास कितना m है और दूरी कितनी है r है, तो mr स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर यही चीज यहाँ से ना पास करा के हम यहाँ से पास कराएं तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2mr स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका सिलिंड्रिकल सेल का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to its own axis। और इन सब के लिए मैं सिलेंडर के केस में आपको बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे its own axis के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए होगा m l स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 2, m l स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 2। l क्या है, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल। लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल ये क्या कहलाता है, l है। और यहीं पे फोर्थ है अबाउट द डायमीटर एक्सिस
ऑफ इट्स वन फेस, दोनों फेस में से किसी एक फेस के डायमीटर एक्सिस की अगर बात करें तो ऐसे समय में यहाँ पे होगा ml² / 3 + r² / 2, ml² / 3 + r² / 2। ध्यान रखिएगा L² / 3 + r² / 2 ये हो जाएगा सिलिंड्रिकल सेल के लिए। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल सेल के बाद अब हम यहाँ पे वो है स्फेरिकल सेल के बारे में देखेंगे। स्फेरिकल सेल के बारे में, स्फेरिकल सेल का सबसे पहले अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस देखेंगे और फिर अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, और इसी के साथ साथ अगला है टेंजेंशियल एक्सिस देखेंगे स्फेरिकल सेल का। तो डायमेट्रिक एक्सिस के लिए 2/3 mr², 2/3 mr², और इसके लिए होता है 5/3 mr² के बराबर होता है। स्फेरिकल सेल यहीं पे अगर सॉलिड स्फीयर के लिए हमने बताया था तो याद करिए सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² था, और इसी के साथ साथ 7/5 mr² इसके टेंजेंशियल यहाँ पे किसके लिए था, एक्सिस के लिए था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे और वो है रॉड के लिए। ठीक है, तो जब भी कभी हम रॉड के लिए देखते हैं तो कोई भी लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड हो, नेक्स्ट है लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड के लिए देखने जा रहे हैं। तो अगर कोई लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड हो तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी कि कुछ इस तरीके से अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू एज मतलब किनारा, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी कि कुछ इस तरीके से ये मान लेते हैं रॉड है तो रॉड के इस एज से होके जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो ऐसे समय में लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड का होता है ml²/3, कितना होता है ml²/3 के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दूसरा यहीं पर है अगर सेंटर ऑफ मास से होकर जाए, दूसरा इफ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, यानी कि कुछ इस तरीके से ये रॉड है और इसका सेंटर ऑफ मास है तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है तो परपेंडिकुलर है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है। तो ऐसे समय में ml²/12 कितना आएगा, ml²/12 इसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है वो है सॉलिड कोन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिड कोन के लिए। सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन जिसकी कुछ रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर है और हाइट कितनी है, h है, ये मान लेते हैं सॉलिड कोन है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है और हाइट कितनी है यहाँ से, वो h है। तो इस सॉलिड कोन के वर्टेक्स और सेंटर यानी कि बेस के सेंटर को मिलाने वाली, यानी कि वर्टेक्स ये हो गया और बेस का जो सेंटर है वो ये है, इसको मिलाने वाली लाइन के अबाउट अगर हम देखें तो इस लाइन के अबाउट हम यहाँ पे देखेंगे तो 3/10 mr² के बराबर आता है, 3/10 mr², यानी कि
लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ बेस, इसके अबाउट अगर देखें तो 3/10 कितना होता है, mr स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड कोन से रिलेटेड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के साथ साथ अगर हम रेक्टेंगुलर लेमाइना के लिए देखें, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर लेमाइना। रेक्टेंगुलर लेमाइना की अगर हम बात करें तो पहला है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर लेमाइना है, और उसके हम सेंटर ऑफ मास से भेज रहे हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन है। तो m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेमाइना के केस में वो है यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मिडिल या मिड इन द ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो ब्रेथ के मिडल में, यानी कि इस तरीके से मान लेते हैं रेक्टेंगुलर क्या है, प्लेन है, और यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सिस ऐसे गया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे समय में जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा m/12 4l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, m/12 4l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। थर्ड है यहाँ पे, और वो है टेंजेंशियल परपेंडिकुलर, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मिड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मिड इन द लेंथ, यानी कि कुछ इस तरीके से है। ये मान लेते हैं लेमाइना है, और यहाँ पे ये लेंथ के मिड पॉइंट से होके जा रहा है, वो भी कैसा, उससे टेंजेंशियल फॉर्म में, यानी कि ऐसे है, और ये सपोर्टेड लेंथ है, तो लेंथ का ये वाला पोर्शन, ठीक है, इससे टेंजेंट होके जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, टेंजेंशियल पोर्शन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो जाएगी, जब लेंथ के अकॉर्डिंग जाएगा तो बी स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग जाएगा तो l स्क्वायर में कर देते हैं। तो m/12 l स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर। तो ये फार्मूला आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, डिफरेंट बॉडीज के लिए, जो कि स्टैंडर्ड बॉडीज हैं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। इसी के साथ साथ आपका रोटेशनल मोशन का टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू सो मच।